जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टू सक्सेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, बिल्कुल एनसीईआरटी से करेंगे भी, ध्यान लगा के देख लेना। ऐसा करेंगे, अब ये लास्ट रिवीजन होगा, इसके बाद ना तो आप खुद कोई रिवीजन कर पाओगे ना कोई टीचर आपका कोई रिवीजन करवा पाएगा। ये आपका लास्ट रिवीजन रहेगा, तो ध्यान से देख लेना। सबसे पहले तो आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, तो उसका मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली केमिस्ट्री होता है, क्या इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, व्हाट इट डील्स विद, ये किस चीज से डील करती है, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे आपकी होती है साइंस, ठीक है, ये आपकी साइंस है। साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हुई आप पढ़ते हो, आप 9th में आती है, ये 3 चीजों में डिवाइड हो गई थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी होता अभी, ठीक है। फिजिक्स क्या होती है? वो ब्रांच ऑफ साइंस जो किससे डील करती है? मैटर से और इसकी प्रॉपर्टीज से, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये होती है फिजिक्स। केमिस्ट्री क्या होती है? जो बेसिकली किससे डील करती है? केमिकल्स से और कंपाउंड्स से, ठीक है, केमिकल्स एंड कंपाउंड्स, जो हमको पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री। एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होती है? जो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग्स एंड देयर हेरिडिटी, मतलब वो कैसे ग्रो किए हैं, कैसे वो बदलते हैं, इवोल्यूशन कैसे करते हैं, उस चीज के बारे में बेसिकली बायोलॉजी किसके बारे में डिस्कस करती है? बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी, भाई हिंदी वाले थोड़ा सा मैनेज कर लियो, हिंदी की इंग्लिश हो सकती है लेकिन टर्मिनोलॉजी में और एक्सप्लेनेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो हिंदी के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट का मतलब पता होना चाहिए, क्या क्या पढ़ते हो आप वो पता होना चाहिए। अब बात आ गई चैप्टर की। सर चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्या होता है? अब देखो भी, केमिकल का मतलब आपको पता है, जैसे NaCl एक केमिकल है, पानी एक केमिकल है, सोल्ट, हर एक सोल्ट एक केमिकल है, H2SO4 एक केमिकल है, HCl एक केमिकल है, सारे केमिकल है। केमिकल रिएक्शंस, उन केमिकल्स की रिएक्शन कर देना, रिएक्शन का मतलब उनको आपस में मिला देना कि कोई नई चीज बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे हम समझते हैं कि मैं जब ए एक केमिकल है, उस ए केमिकल को मैं बी के साथ मिलाता हूं और वो मेरे को क्या देता है? सी। ये क्या है? ये मैं बोल रहा हूं, ये तो है केमिकल रिएक्शन। कैसे बोलूंगा? जब मैंने ए पदार्थ को बी पदार्थ के साथ मिलाया तो ए और बी ने मिलकर क्या दे दिया? सी दे दिया। इंग्लिश में क्या होगा? व्हेन ए रिएक्ट्स विद बी एंड गिव्स आउट सी। और जो मिलते हैं, अब ध्यान रखो, जो मिलते हैं जो शुरू में मैं लेके चलता हूं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। हिंदी का मतलब नहीं पता भाई, बस समझ लियो। अगर ये समझ में आ गया ना क्या चीज है, तो हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्टेंट। और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, उत्पाद, ठीक है। इसको शायद गुदक बोलते होंगे भी, पक्का नहीं पता, ठीक है। एनसीईआरटी से करेंगे बिल्कुल थोरोली, वन लाइनर, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं, व्हेन ए रिएक्ट्स विद बी इट गिव्स आउट सी, जब ए और बी मिलते हैं तो हमको सी उत्पाद मिलता है। ये तो क्या है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन मैं इसी रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल्स की फॉर्म में, किसकी? सिंबल्स की फॉर्म में लिख देता हूं, तो वही मेरी क्या बन जाती है? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, और इक्वेशन को क्या बोलते हैं भाई? रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण, ठीक है।
जैसे ये A+B गिव्स आउट C, मैं बोल रहा हूँ ये तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, लेकिन मैंने सिंबल्स की फॉर्म में लिख दी A+B दिस एरो C, ये बन गई समीकरण, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं समझू, और ये एरो क्या दिखाता है, ये एरो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस ओर जा रही है, कौन मिलके क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब जिस साइड ये एरो हो, उस साइड रिएक्शन जा रही है, उस साइड क्या मिल रहा है मेरे को, प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। इतना आगा भी समझिए। अब देखो भाई ये क्या बोल रहा है, सॉरी माय मिस्टेक। अब देखो ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन, जब आप मिल्क को एक समर में रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ देते हो, क्या जाता है, फट जाता है। आयरन तवाइज लेफ्ट एक्सो, जो आयरन की चीजें हैं उनके ऊपर जंग लग जाता है, दे गुड रस्टेड एंड ग्रेप्स गोट फर्मेंटेड, वो खट्टे हो जाते हैं, खराब होते हैं। फूड को आप पकाते हो, फूड को डाइजेस्ट करते हो, आप सांस लेते हो, वी रिस्पायर, वो सारी चीजें क्या है, दोज ऑल रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि उसमें केमिकल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट। ये एक्टिविटी 1.1 देखोगे तो इसमें क्या है, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है आपके पास, ये रहा मैग्नीशियम का रिबन, और इसको एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर यूजिंग, यूज करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों जलाया जाता है भाई, इसका रीजन है क्योंकि ये कहाँ गया, क्योंकि ये क्या कर लेता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या कर लेता है, ये ऑक्साइड बना लेता है, क्या बना लेता है, ऑक्साइड, व्हाइट ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। इसलिए हमें पहले क्या, उस ऑक्साइड को, उस मैग्नीशियम को क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ताकि वो व्हाइट ऑक्साइड ना बनाए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को वो करते हैं। अब जैसे ये मैग्नीशियम रिबन, ध्यान से देखो भाई, अब जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया, जो मैं लेके चलता हूँ वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एक्टिव रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम, और मैंने इसको जलाया है, यानी मैंने इसको क्या प्रोवाइड किया है, ऑक्सीजन। क्या प्रोवाइड किया है, ऑक्सीजन। रिएक्शन आ रही है इस साइड में, तो Mg और O2 ये दोनों क्या है, ये दोनों तो है मेरी रिएक्टेंट, क्या है, रिएक्टेंट, और ये दोनों मिलके मेरे को क्या देंगे, MgO। आपने केमिकल फॉर्मूले पढ़े होंगे क्लास 9th में, ठीक है। MgO का मतलब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट विल बी ब्लैक इन कलर, जो रंग में कैसा होगा, काला। ये इस एक्टिविटी में पूछा था, क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और ये MgO क्या है, आपका प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट। आ गया इतना समझ में। अब देखिए भाई आगे क्या है, एनसीईआरटी वन लाइनर करेंगे। ये भाई एक्टिविटी 1.2 क्या बोल रही भैया, आपकी एक्टिविटी 1.2, 1 सेकेंड। ये बोलिए टेक लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आता है PbNO3। ठीक है, एक बार फॉर्मूला बनाना बता देता हूँ। जैसे आपके पास ये है Pb, ये है NO3, आप ऐसे लिखोगे दोनों चीजों को, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वैलेंसीज लिख देनी है, इसकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी 1 नेगेटिव, और क्या कर देना है, क्रॉस, ये बन जाएगा PbNO3। और जो 1 को लिखते नहीं, मान लो यहाँ पे 2 होता है, इनकी वैलेंसी 2 होती है, तो 2 भी कट जाती है आपस में। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, PbNO3। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब ले लिया, ऐड पोटेशियम आयोडाइड, इसके अंदर मैंने क्या जोड़ दिया, पोटेशियम आयोडाइड किया है, तो मेरे को क्या मिलेगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप करोगे, आप रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, जो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, रिएक्शन टेक प्लेस होगी। आगे समझ में जाएगा क्या बनेगा, कैसे बनेगा। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट। जिंक के अंदर जब आप HCl मिलाओगे तो क्या होगा, ये भाई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आप आगे समझोगे। ठीक है, अब रिएक्शन चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन कलर होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ गैस भी निकलेगी, और चेंज इन टेम्परेचर में भी कुछ चेंज होगा।
ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी है। अब आगे भी ये केमिकल इक्वेशन जैसे दे रखी है, एंड मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो चीज हम लेते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये है LHS साइड, ये LHS में जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट। और ये प्लस का साइन क्या दिखाता है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में, इनको क्या कर रहे हैं, मिक्स। और ये एरो का साइन बताता है शोज द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, ये लिखा हुआ है शोज द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन। आ गया भाई समझ में। अब देखो भाई, राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कैसे लिखते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड में आप रिएक्टेंट लिख दो, एरो लगा दो। जो चीजें आप मिक्स कर रहे हो बीच में प्लस 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 लगाते चलो, जिस साइड में डायरेक्शन जा रही है उस साइड में एरो लगा दो, और लास्ट में क्या दिखा दो, प्रोडक्ट। क्या दिखा दो, प्रोडक्ट। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है। What do you mean by balanced chemical equation? देखो इसको समझते हुए क्या फंडा है, ठीक है। जैसे आपने एक पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने एक चीज पढ़ी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, हिंदी का नहीं पता भाई, संरक्षित वजन का नियम कुछ ऐसा ऐसा होगा भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट करता है कि मास के नीदर बी ग्रेडेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि किसी के मास को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते ना बना सकते, नहीं कर सकते। तो ऐसा ही किसके केस में लेके चलते हैं, ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है, इन अदर वर्ड्स, और सिंपली तो क्या है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इधर भी उतना ही मास होना चाहिए, उधर भी उतना ही मास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल केमिकल की केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको क्या पढ़ेंगे, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, कि हर एक एटम, हर एक जो हम एलिमेंट लिया, जैसे हमने हाइड्रोजन एलिमेंट लिया था, हमने जिंक एक एलिमेंट लिया था, हमने मैग्नीशियम एक एलिमेंट लिया था, ऑक्सीजन एक एलिमेंट लिया था, वो क्या है, उन एलिमेंट्स के एटम सेम रहे, रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी। ये है भाई आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ये लेके चलता हूँ Zn प्लस H2SO4, Zn के ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है, रिएक्टेंट साइड, एरो के राइट हैंड साइड में क्या होती है, प्रोडक्ट साइड। जैसे मैं एरो के इस साइड में जिंक के जितने भी एटम है ना, एरो के उस साइड भी उतने ही एटम होने चाहिए, यही तो बोल रहा है। In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. एक chemical reactions के happen होने के बाद और पहले number of atoms in each element should remain same रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये बोल रहा है, अब यहाँ पे आप देखो, ये टाइम बहुत ज्यादा लगा रहे, ब्लैक बोर्ड का यूज करना पड़ेगा अगली क्लास में। जैसे यहाँ पे Zn, अब आपको क्या करना है, इनको छोड़ दो भाई, इनको छोड़ दो, ऐसे मत करो। आप क्या करो, यहाँ लिखो, एक जगह लिखो LHS इस साइड, ठीक है। आप इस जगह लिख लो RHS नीचे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, और यहाँ पे लिख लो सारे एलिमेंट जितने दिए गए हैं। देखो Zn है पहला एलिमेंट, ठीक है। दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, तीसरा एलिमेंट SO4 है। कंफ्यूज मत होना सर, आपने यहाँ तो हाइड्रोजन का H लिख दिया, वहां SO4 का SO4 लिख दिया। आप SO4 भी लिख सकते हो, आप S अलग लिख सकते हो, O भी अलग लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लो, S अलग है, O अलग है। अब देखो, अब लिख लो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक के कितने एटम है, एक। राइट हैंड में एक, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, दो। यहाँ पे कितने हैं, दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सल्फर का कितना है, एक। यहाँ प्रोडक्ट साइड भी एक। ऑक्सीजन के चार, यहाँ पे भी चार। इसका मतलब क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन पहले से क्या है, बैलेंस। हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है।
अब देखो भाई आगे, जैसे ये एक इक्वेशन है, हमको इसको बैलेंस करना है। कैसे करेंगे इसको बैलेंस? अब देखो भाई ध्यान से, एक ही करूंगा मैं, ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। क्या करना हमको? LHS लिख लूं सर, RHS लिख लूं, रेक्ट हैंड साइड या प्रोडक्ट साइड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे सारे एलिमेंट लिख लूं। देखो क्या क्या एलिमेंट दिए गए हैं। एलिमेंट है पहला मेरे पास Fe, सर आयरन है मेरे पास, सर मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास यही है। अब मेरे को बैलेंस करना है। अब देखो करना क्या है, करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का खेल है, कुछ भी नहीं है। और बता दूं, मल्टीप्लाई आप करोगे ना तो सिर्फ आप यहाँ पे आगे लगा सकते हो, आप यहाँ पे उसकी केमिकल कंपोजिशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप सिर्फ उसके एटम्स को बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने शुरू में एक एटम लिया था आयरन का, एक मोल लिया था आयरन का, तो मैं अगली बार क्या लूंगा? 2 मोल लूंगा। आप ऐसा नहीं है आपने एक बार Fe2 लिया है, आप अगली बार Fe3 ले रहे हो। एक बार आपने O2 लिया है, अगली बार आप O3 ले रहे हो। वो अलग अलग चीजें होगी। वो ऑक्सीजन नहीं है भैया, वो O3 क्या हो गया? वो ओजोन बन गया है। ठीक है, अब देखो Fe, यहाँ पे आयरन का लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है और यहाँ पे 3 है। अब मेरे को 1 का 3 बनाने के लिए क्या करना होगा? राइट लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बराबर है। अब बात आ गई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे भी 2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में 1, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। अब इस 1 को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में जहां भी ऑक्सीजन है उस सारे के आगे क्या कर दो? 4 से मल्टीप्लाई। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन जहां है वो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन गया? 4। देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये 1 है तो 4 × 1, 4 × 1 क्या बन गया? 4। अब देखो ध्यान से, सर ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की बात गड़बड़ा गई। हाइड्रोजन की बात ऐसे गड़बड़ा गई, यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 ही है, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए? 4 × 2, 4 × 2 कितने हो गए? 8। और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो अब यहाँ पे कितने हो गए? लेफ्ट हैंड साइड में हो गए 8, यहाँ पे रह गए 2। इस 2 को 8 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? 4 से मल्टीप्लाई। राइट हैंड साइड में जहां भी हाइड्रोजन है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई। ये होगी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या दिक्कत है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आप बेवजह घबराते रहते हो। ऐसे ही कर रखा भी 1 to 1, 3 to 1, ठीक है। 3 to 4 देखो, 3 to 4 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये ऐसे एग्जांपल है, एग्जांपल प्रैक्टिस करते रहिए भाई, 2 दिन एग्जांपल प्रैक्टिस। देखो राइट द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के सिंबल लिखो। और अब ये देखो भाई, Why should a magnesium ribbon be cleaned before you burning in air? क्योंकि ये क्या बना लेगा? ऑक्साइड्स बना लेगा, व्हाइट ऑक्साइड्स बना लेगा, जिसकी दूसरी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। अब राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप कर सकते हो। राइट केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल, सिंबल्स की फॉर्म में आप लिख सकते हो। सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड आप लिख सकते हो। क्या होता है बैरियम क्लोराइड? BaCl2 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया BaCl2, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? इन वाटर में इन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ये इन वाटर का मतलब ये कैसा है? एक्वस। क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब होता है इन वाटर, पानी में मिला हुआ, ठीक है। BaCl2 किसके साथ मिल रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो हमको ये क्या देगा? एसिड इन वाटर रिएक्ट, यानी ये भी क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस H2O। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, ना एक्वस दिया गया, ना गैसेस दिया गया, ना सॉलिड दिया गया, ना लिक्विड दिया गया, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन होती है इसके नीचे इसकी देखो, ये तो हमने इसके यूज पढ़ लिए, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है, नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते।
और ना, और देखो कोई चीज जैसे BaCl2 एक कंपाउंड है, ये एक्वस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है। इसको बताने के लिए मेरे को अलग से नीचे लिखना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं NaCl बोलूँ ये सॉलिड सेट में है, तो यहाँ पे मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को। तो ये भी नहीं कर सकते ना हम रिएक्शन का टाइम बता सकते, ना हम ये बता सकते वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस में, एक्वस है या डाइल्यूट है, कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, अब एक बार एक्वस का और डाइल्यूट का और समझ लो भाई, एक्वस क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, और कंसंट्रेट भी क्या होता है। आपके सामने कई बार ये चीजें आती होंगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक्वस का मतलब होता है भाई सिंपल पानी के अंदर मिला हुआ पानी वाला। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट वो होता है जिसमें पानी की अमाउंट ज्यादा होती है, और जो चीज आप ले सकते हो, जैसे आप HCl में पानी मिलाया आपने, ठीक है, तो डाइल्यूट HCl आप बोलते हो, तो डाइल्यूट HCl का मतलब क्या है, उसमें पानी ज्यादा है, HCl कम है। लेकिन जब आप क्या बोल रहे हो, कंसंट्रेटेड बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब उसके अंदर H2O की अमाउंट ज्यादा है, और जो चीज जैसे आपने HCl लिया तो HCl क्या है, ज्यादा। दिस इज अ लिटरल डिफरेंस बिटवीन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हो गया भाई क्लियर ये। अब आ गया भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के बेसिकली 4 टाइप होते हैं भी। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ भी, ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझा देता हूँ भी मैं इसको। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो बेसिकली भी आपके 4 टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। कितने, 4 टाइप। पहला होता है भाई आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो आप कुछ भी पढ़ोगे ना, आप कुछ भी टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे ना, उसके नाम से ही पता चल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, 90% उसके नाम से पता चल जाएगा कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला है आपका। रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूंगा भी, इसका मतलब रिएक्शन। ठीक है, इक्वेशन को मैं कई बार ऐसे लिखूंगा तो डोंट माइंड, इसका मतलब यही है शॉर्ट फॉर्म में। सेकंड है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं भाई 1 to 20 लेकर आपको एलिमेंट याद होंगे पीरियोडिक टेबल के। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। आपको ये याद होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ 20 तक तो याद हो कम से कम। आगे आप करो तो बहुत अच्छा। फोर्थ वन इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन चारों को अच्छे से समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहली रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और नाम से ही पता चल रहा है। पहली बात तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है क्योंकि पीछे रिएक्शन लगा हुआ है। रिएक्शन का मतलब है कुछ रिएक्टेंट जुड़ेंगे और लास्ट में क्या देंगे मेरे को, फाइनल प्रोडक्ट देंगे। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कोई ना तो कोई क्या करेगी, चीज कंबाइन करेगी यानी जुड़ेगी। कंबाइन का मतलब जुड़ेगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, सिंपल वन फंडा है, एक फंडा है, एक रूल है। जब दो या दो से ज्यादा क्या जो घुलते हैं, जो मैं लेके चलता हूं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और लास्ट में एक फाइनल प्रोडक्ट देंगे, एक ओनली वन फाइनल प्रोडक्ट देंगे। क्या, वन फाइनल प्रोडक्ट। वो क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेरे को डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को
रिएक्टेंट्स को, हिंदी का नहीं पता, रिएक्टेंट की हिंदी क्या होती है, गुलक होता होगा। जब दो या दो से ज्यादा गुलक आपस में घुलते हैं और अंततः क्या देते हैं, एक फाइनल उत्पाद देते हैं, एक अंतिम उत्पाद देते हैं। वो उत्पाद एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो अलग रिएक्शन हो जाएगी भी, ठीक है। when two and more than two reactants combine to form a final single product is called combination reaction। for example मैं लिख देता हूं C plus O2 gives out CO2। देखो जो लिए थे, जो मैंने रिएक्टेंट लिए थे वो दो या दो से ज्यादा हैं, लेकिन मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ओनली वन। तो दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बिल्कुल ठीक ऑपोजिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, सॉरी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है भाई, जितना ज्यादा कर सकते हो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, ठीक है। डीकंपोजिशन, डी का मतलब होता है भाई टूटना, और कंपोजिशन का मतलब होता है जो चीज, मतलब एक संचरण, एक मिली हुई चीज, कंपोजिशन। जैसे ये जो मेरा स्टाइलर है ये किससे मिला हुआ है, जैसे रबर लगा हुआ पीछे, ये बीच में एक मेटल की रोड लगी हुई है, तो ये है मेटल और रबर से क्या है, कंपोजिट है, ठीक है, मिला हुआ। और डीकंपोजिशन, डी जिसके आगे लग जाता है उसका मतलब मिले हुए को जो क्या करे, तोड़े, वो क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या था, कंबाइन का मतलब जोड़ना, यानी कुछ होगा भाई संरक्षित होगा, या पता नहीं, हिंदी का नहीं पता भाई, बस समझ लेना। अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो आप ये कंफ्यूज नहीं होगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टर्म पता होनी चाहिए कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग है क्या, ठीक है। जैसे आपको कॉम्बिनेशन का मतलब पता चल गया, दो चीजें जब मिलेंगी और लास्ट में एक फाइनल प्रोडक्ट देंगी, बताओ इसमें हिंदी इंग्लिश में क्या शब्द होंगे, देयर इज नथिंग। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इसका उल्टा। कॉम्बिनेशन में क्या था, जब दो चीजें मिलके क्या दे, एक सिंगल प्रोडक्ट दे, एक सिंगल प्रोडक्ट दे, ये क्या आना चाहिए, सिंगल। लेकिन इसका उल्टा क्या, जब मैं एक रिएक्टेंट को लूंगा, किसको, एक रिएक्टेंट मेरा क्या है, इस बार सिंगल होना चाहिए, क्या, सिंगल। उस बार प्रोडक्ट था सिंगल था, इस बार रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, सिंगल। जब एक रिएक्टेंट टूट जाए किसमें, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, किसमें, प्रोडक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू two and more than two products। लिटरल डिफरेंस क्या है, उस बार इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मेरे पास रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा थे, प्रोडक्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, सिंगल। इस बार क्या है, रिएक्टेंट मेरे पास सिंगल होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, मोर देन टू, क्या आना चाहिए, मोर देन टू। आगे बात समझ में। अब आता है भाई आपका टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। इनके भी फर्दर टाइप हैं भाई। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को अब देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपके दो टाइप होते हैं भाई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपके पास, सॉरी माय मिस्टेक भाई, माय मिस्टेक, डीकंपोजिशन रिएक्शन उसके कोई टाइप नहीं होती हुई। डीकंपोजिशन रिएक्शन के आपके पास तीन टाइप होते हैं भाई, रट जाना, बोल रहा हूं रट जाना। एग्जाम्पल रट जाना, कोई भी रिएक्शन आए इस चैप्टर से, एक रिएक्शन पक्का आएगी। नेम द रिएक्शन ना एक्सप्लेन द रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सी है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल के साथ बताना। जैसे डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे वहां पे मैंने बनाया था सी कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप क्या कर सकते हो, क्या लिख दो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोक डाउन इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन, वही क्या होगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके भी फर्दर तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला टाइप होता है भाई आपके पास
इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन तो है, डीकंपोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन कैसी? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जिसको तोड़े वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी बिजली की उपस्थिति में आपके पास कोई भी रिएक्टेंट टूटे, कोई भी चीज टूटे, उसको क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर आप टर्म्स को समझ लोगे, पेपर में आपके पास बाइलिंगुअल आता है पेपर, तो हिंदी वाले स्किप ना करें प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं भाई, ऐसे क्या ऐसा एग्जांपल रट लो रट लो रट लो, टाइम बहुत कम है, रट लो। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है पानी को तोड़ दो, किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। H2 प्लस O2, बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एवर एग्जांपल। सेकंड है आपके पास थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब आपको पता है, थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कोई भी चीज किसकी प्रेजेंस में टूटे? हीट, गर्मी के प्रेजेंस में, उसको क्या बोलोगे? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। और इसका एग्जांपल क्या है आपके पास? आप CO2 को तोड़ दो किसमें? C प्लस O2 में। बिल्कुल एग्जांपल बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे, इजी इजी इजी। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, एंड लास्ट में है आपके पास फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। याद रखना भाई, केमिस्ट्री में फोटो का मतलब सिंपली सनलाइट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर। तो यानी सनलाइट की प्रेजेंस में जो टूटे, और मैं इसको आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, जितने भी आपके सिल्वर के हलाइड होते हैं, सिल्वर यानी आपका Ag, और जो भी सिल्वर के हलाइड यानी हेलोजन, यानी हेलोजन मतलब हेलोजन फैमिली आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब ये सिल्वर के साथ मिलते हैं तो उसको मैं बोलता हूँ सिल्वर हलाइड। क्या बोलता हूँ? सिल्वर हलाइड। जितने भी आपके सिल्वर हलाइड हैं वो किसकी प्रेजेंस में टूटते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में टूटते हैं। जैसे आपका AgCl, और ये होता है सनलाइट का सिंबल, किसका? सनलाइट का डेल्टा। AgCl किस में टूटेगा? Ag प्लस Cl2। बैलेंस कर देना, अभी यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। बैलेंस करके दिखाना सारी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो दिस इज योर डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब है आपके पास भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है एक बार ये समझ लो, फिर बताता हूँ क्या चीज आपको लर्न करनी है। एक चीज आपको यहाँ पे लर्न करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, डिस का मतलब होता है बदलना, सिंपली नाम से ही पता चल रहा है हर एक रिएक्शन का। प्लेसमेंट, प्लेस का मतलब जगह, यानी कोई चीज अपनी जगह बदलेगी इस बार उस रिएक्शन में। क्या होगी? कोई चीज क्या बदलेगी? जगह कौन बदलेगा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में? सिंपली रिएक्टेंट बदलेंगे, और कौन बदलेगा? चीजों को तो मैं रिएक्टेंट ही ले रहा हूँ, लेके क्या चल रहा हूँ मैं? रिएक्टेंट को। तो जगह कौन बदलेगी? रिएक्टेंट। यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स अपनी, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अपनी जगह बदले। लेकिन जगह भी कैसे बदले? जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट यानी ज्यादा घुलने वाला, ज्यादा रिएक्शन करने वाला एलिमेंट किसको उठा के फेंक दे, किसको डिस्प्लेस कर दे? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? दैट रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी वो अभिक्रिया जिसमें एक ज्यादा घुलने वाला तत्व किसी कम घुलने वाले तत्व को क्या कर देता है? उसकी जगह से बदल देता है। उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको पढ़ने से पहले आपको पता ना चाहिए कि which element is highly reactive and which element is
लेस रिएक्टिव। उसके लिए एक सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, बुक से लर्न कर लेना भाई, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में भी मिलेगी, मैं भी लिखवा देता हूँ आपके पास। रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास होती है, सिंबल्स लिख रहा हूँ सिंपली मैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसमें आप जितना नीचे जा रहे हो एलिमेंट क्या होते जा रहे हैं, लेस रिएक्टिव, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम एंड सोडियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं मेनली 3, क्या 3, पहला क्वेश्चन तो सिंपली व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक ज्यादा घुलने वाला पदार्थ किसी कम घुलने वाले पदार्थ को क्या कर देता है, उससे बदल देता है। जैसे मैं लेके चलूँ, जैसे मैं लेके चलता हूँ FeCl2, FeCl2 प्लस, सॉरी माय मिस्टेक, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, अलग पेन से लेके चलता हूँ, जैसे मैं लेके चलता हूँ Fe प्लस HCl, ये क्या देगा, अब देखो Fe और H, ये दो यहाँ पे आ रहे हैं, Fe भी आ रहा है, H भी आ रहा है। अब देखो आयरन क्या है, ऊपर है तो क्या है, हाई रिएक्टिव है इससे, हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन की जगह को बदल देगा, हाइड्रोजन रह जाएगा अकेला, और ये Fe किसके साथ आ जाएगा, Cl के साथ। तो आपके पास बनेगा Fe प्लस HCl गिव्स आउट H2 प्लस FeCl2। आपके साथ पेपर में ऐसा भी हो सकता है, रिएक्शन आपको ऐसे देगा FeCl2 प्लस H क्या देगा, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कुछ भी नहीं होगा। आप सिंपली ये किया लिख सकते हो या क्रॉस भी लगा सकते हो, क्योंकि Fe पहले से ही हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन इसको नहीं बदल सकता। अब आपको मेरे को बताओ, ये Cl2 एक बेंच है, मैं इसको एक बेंच बना लेता हूँ, ये मेरा एक बेंच है, ये एक मोटा ताकतवर बच्चा है, ये एक हल्का बच्चा है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका ज्यादा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये एक बेंच है, ये मोटा बच्चा पहले से यहाँ पे बैठा है, क्या ये शुक्ला दुबला पतला बच्चा इसको इस Cl2 बेंच को अपनी तरफ ले लेगा, नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही फंडा किस में है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये है भाई आपका। और बैलेंस करके दिखा देना भाई, बैलेंस करके दिखा देना। लास्टली आपके पास क्या है, फाइनल है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वो क्या थी, विस्थापन अभिक्रिया, ये थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगी, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगी, 2 बार कोई भी चीज क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, 2 बार होगी या 2 चीजें होंगी, ठीक है, यानी डबल होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 2 टाइम्स होगी, क्या होगी, 2 टाइम्स। इसमें क्या होता है मेनली, इसमें जैसे आपके पास 2 रिएक्टेंट होते हैं, मैं इसको सिंपली ऐसे लेके चलता हूँ, AB प्लस CD क्या देगी, देखो ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। एक कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज क्या होता है, हमेशा 0 होता है, एक कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज हमेशा 0 ही रहता है, 0 ही रहता है। जैसे मैं यहाँ पे लेके चलूँ NaCl को, NaCl, ये 1 पॉजिटिव है, ये 1 नेगेटिव है, Na1 पॉजिटिव होता है, Cl1 नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जोड़ दो 0। जैसे मैं लेके चलूँ H2SO4 को, ये 2 पॉजिटिव होगा, ये 2 नेगेटिव होगा, कट गया, क्या होगा 0, यानी ओवरऑल चार्ज क्या होता है 0। यानी उसमें एक तो मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, पहले वाले कंपाउंड का कैटायन दूसरे वाले एनायन के साथ चला जाएगा, और दूसरे वाले का कैटायन पहले वाले के एनायन के साथ चला जाएगा। यानी पहले वाले कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाले नेगेटिव को फंसा लेगा, और दूसरे वाले का पॉजिटिव चार्ज पहले वाले के नेगेटिव को फंसा लेगा, ऐसा होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। जैसे
फेमस एग्जांपल है, टाइप से ही समझ लो। इसके दो टाइप्स होते हैं भाई। पहला होता है आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पेपर में बार बार हजार बार पूछी जाती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? सिंपली इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक व्हाइट कलर का क्या मिलता है? प्रेसिपिटेट, उसको क्या बोलते हैं? पीपीटी। और ये पीपीटी क्या होता है? इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर घुलता नहीं है। जैसे आप साबुन को खारे पानी में मिला दो, वो मिलेगी नहीं, वो मिलेगी नहीं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है? सफेद कलर का पीपीटी बनता है जो पानी के अंदर नहीं घुलता है। और इसका फेमस एग्जांपल है, सबसे फेमस एग्जांपल है भाई इसका, BaCl2 प्लस Na2SO4 gives out, आप बताओ ना, मैं नहीं बताऊंगा। BaCl2 2 पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव होगा। एक सेल के ऊपर 1 नेगेटिव, 2 के ऊपर 2 नेगेटिव। ये N है, एक के ऊपर 1 पॉजिटिव, 2 के ऊपर 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। अब देखो ओवरऑल चार्ज 0-0 हो गया दोनों का। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव को फंसाएगा, यानी Ba किसके साथ जाएगा? SO4 के साथ। देखो Ba की 2 पॉजिटिव, SO4 की 2 नेगेटिव, क्रॉस कर दो, यानी बन गया Ba2SO4 2, 2 कट गया, यानी बन गया BaSO4। ये BaSO4 ही क्या है? आपका प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को दिखाते हैं, एरो नीचे कर दो, ऊपर कर दो तो इसका मतलब गैस है, नीचे कर दो इसका मतलब क्या है? पीपीटी। और ये Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। दिस इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फेमस एग्जांपल है, बार बार पूछा जाता है भाई, लिख लो 2 मार्क्स, 100% 2 मार्क्स, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भाई? जिसमें एक एसिड, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? आपके पास 3 चीजें होती है भाई, एसिड बेस सोल्ट। ठीक है, एसिड बेस और सोल्ट। जो सोल्ट होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच क्या होता है? 7। क्या होता है? 7। जिसका 7 से कम हो गया एसिड, जिसका 7 से ज्यादा वो क्या हो गया? बेस। यानी जब एक एसिड और एक बेस मिलकर क्या दे देता है? सोल्ट प्लस वाटर। सोल्ट प्लस वाटर, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? किसका पार्ट है? डिकम्पोज डबल डिस्प्लेसमेंट का है, क्योंकि एसिड का पॉजिटिव चार्ज बेस के नेगेटिव के साथ जाएगा, बेस का पॉजिटिव चार्ज एसिड के नेगेटिव के साथ जाएगा। जैसे आप कोई भी एक एसिड ले लो, जैसे मैंने एक एसिड ले लिया HCl, मैंने एक बेस ले लिया NaOH। NaOH होगा क्या? ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा, H प्लस OH क्या बन गया? पानी, H2O। और Na और Cl ये इसके साथ जाएगा, ये बन गया आपके पास NaCl। NaCl क्या है? आपका सोल्ट, और ये आपका वाटर। तो HCl plus NaOH gives out H2O plus NaCl. The reaction in which acid reacts with base and gives out salt plus water. That reaction is called your, करवा दिया भाई। अब आपके पास एक छोटा सा टॉपिक बचता है रस्टिंग कोरोजन का, और आपके पास बचता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आधे घंटे का एक चैप्टर होगा, मतलब एक लेक्चर होगा। तो अगले लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और उससे अगले लेक्चर में हम कर लेंगे इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो 3 लेक्चर में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सिर्फ पढ़ते रहिए।